लंबर पंक्चर प्रोसीजर करा जाता है सीएसएफ को निकालने के लिए। देखिए, हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है वो ये बनी है, इसमें टोटल 7 वर्टिब्रा हैं। ये थोरैसिक स्पाइन है, इसमें टोटल 12 वर्टिब्रा हैं। और उसके बाद आती है हमारी लंबर स्पाइन, इसमें टोटल 5 वर्टिब्रा होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कॉक्सिक्स और जो सैक्रम होता है, पहले सैक्रम फिर कॉक्सिक्स, तो इससे अभी हमें फिलहाल मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं। हमें खाली लंबर से मतलब है, और लंबर में 5 होती हैं, इससे मतलब है। तो 1 2, ये L3 है, ये L4 फोर्थ, और ये फिफ्थ है। तो थर्ड और फोर्थ के बीच में जो स्पेस मिलेगा, यानी कि ये इस वर्टिब्रा के बीच में यहां पे जो स्पेस मिलेगा, यहां से नीडल इंसर्ट करी जाएगी और सीएसएफ को विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो आपको याद ये रखना है कि सीएसएफ विड्रॉ किया जाएगा L3 और L4 के बीच में से किया जाएगा, और ये निकाला जाएगा सब एरेक्नॉइड स्पेस से। मतलब हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके आसपास लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव एक लेयर होती है, जिसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्यूरा मैटर, पिया मैटर, और उन दोनों के बीच में होता है एरेक्नॉइड मैटर। अब ये मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है और इसके ऊपर ऐसी 3 लेयर्स होती हैं। तो जो बीच वाली लेयर है इसको एरेक्नॉइड मैटर बोला जाता है, और इसके अंदर यहां पे सीएसएफ नाम का फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो जब नीडल इंसर्ट करी जाएगी तो वो नीडल यहां तक जाएगी और इस सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर से सीएसएफ फ्लूइड निकाल लेगी। अब देखिए, सीएसएफ फ्लूइड जैसे हम नीडल इंसर्ट करते हैं तो ब्लड विड्रॉ करते हैं, ऐसे यहां पे नीडल इंसर्ट करी इस पर्टिकुलर एरिया में, तो यहां से सीएसएफ विड्रॉ कर लिया। लेकिन जब हम नीडल इंसर्ट करेंगे ब्लड वेसल में तो मेडिसिन डाल भी सकते हैं। ऐसे ही इसमें मेडिकेशन या फिर डाई अगर जरूरत है तो डाली भी जा सकती है, और सीएसएफ तो निकाल के उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो भी किया जा सकता है। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि लंबर पंक्चर तो सबका कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है जब लंबर पंक्चर नहीं किया जाता है, और वो होती है रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्रेनियम का मतलब होता है हमारा जो ये स्कल है, यानी कि ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यानी कि इंट्राक्रेनियल अगर प्रेशर बढ़ जाए, देखिए इसको अगर डायग्राम से समझना चाहें तो ये हमारा बोनी स्ट्रक्चर हो गया, ये ऐसी आगे नाक आ गई, ये दांत हैं कुछ, और यहां पे भी ऐसे बोनी स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर 2-3 चीजें ही होती हैं, बहुत सारी चीजें तो होती भी नहीं है। इसके अंदर ऐसा ब्रेन बैठा होता है, ब्रेन के ऊपर की कवरिंग होती है, इसके कवरिंग के अंदर भरा होता है स्पाइनल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि सीएसएफ, और ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं। अब ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो भी प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि पेट में ट्यूमर होगा तो बहुत जगह है फैलने की, ब्रेन में ट्यूमर होगा तो फैलने की जगह ही नहीं है, जाएगा कहां फैल के, ऊपर तो बोनी स्ट्रक्चर है, ये तो एक्सपैंड कर नहीं सकता। ऐसे अगर सीएसएफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए बनना, या फिर बाहर निकलना कम हो जाए यानी कि उसका ड्रेनेज खत्म हो जाए, तब भी हो सकता है सीएसएफ ज्यादा हो जाए किसी भी रीजन से, या फिर ये ब्लड वेसल जो है ये अंदर की फट जाए। अगर फट जाएगी तो अंदर ब्लीडिंग होगी और ब्लड को एकोमोडेट करने के लिए जगह नहीं है। तो अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम है। देखिए, इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पे ये ब्रेन बैठा है और ब्रेन बाहर आ रहा है, और ऐसा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन बाहर नहीं आ रहा, ब्रेन से कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो एक पर्टिकुलर ऐसा होल सा बना हुआ है जिसके थ्रू ये बाहर आ रहा है, इसको बोला जाता है फोरामेन मैग्नम। अब ये जो फोरामेन मैग्नम है इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड बाहर आ रही है, और अगर आपने यहां से इस जो ब्रेन की जो कवरिंग है ये वाली, अब इसके अंदर सीएसएफ भरा हुआ है, अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो पूरे इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और आपने एकदम से यहां से प्रेशर कर दिया रिलीज, तो टेंडेंसी होगी ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करने की। तो ये जो ब्रेन हमने पिंक कलर से बनाया है ये करेगा हर्निएट। हर्निएट का मतलब होता है कोई भी चीज एबनॉर्मल जगह से बाहर आ रही है, तो हर्निएट करेगा का मतलब हो गया यहां से इस फोरामेन मैग्नम से ये ब्रेन थोड़ा सा निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये जो बाहर आ गया ब्रेन, जो हमने ये येलो कलर से दिखाना चाहा है, इसको बोलते हैं हम ब्रेन का हर्निएशन। और यही रीजन होता है क्यों हम रेस्ड आईसीपी में लंबर पंक्चर नहीं कर सकते। अगर लंबर पंक्चर कर दिया तो इट विल लीड टू एलपी, विल लीड टू ब्रेन हर्निएशन। और ब्रेन हर्निएशन होता है फोरामेन मैग्नम से। फोरामेन मैग्नम मतलब जो हमने ये होल बना के आपको दिखाया है जहां से स्पाइनल कॉर्ड बाहर आ रहा है, और जहां से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर होल को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कब नहीं करना है ऑफ लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर का एक लौता सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया रेस्ड आईसीपी।
के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर नर्सिंग ऑफिसर जब लंबर पंक्चर हो रहा होता है तो आपको क्या क्या करना होता है। लंबर पंक्चर के वक्त सबसे पहले आपको पेशेंट के एजुकेशन पे ध्यान देना है। पेशेंट का एजुकेशन मतलब उसको आप बोलेंगे कि अपना एम्प्टी करके आओ ब्लैडर, यानी कि यूरिन करके आ जाओ, ताकि प्रोसीजर के बीच में कोई पेशेंट ना बोले कि मेरे को यूरिन जाना है, या फिर प्रोसीजर के बीच में पेशेंट का यूरिन का जो अर्ज होता है उसकी वजह से पेशेंट हिलेगा या इरिटेट होगा और प्रोसीजर को हिंडर करेगा। उसके अलावा पेशेंट का एजुकेशन हमें करना पड़ेगा अबाउट प्रोसीजर। देखिए, पेशेंट का एजुकेशन रिलेटेड प्रोसीजर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट के आप रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन डालोगे, पेशेंट को दर्द तो इतना नहीं होगा लेकिन पेशेंट बहुत एंग्शियस होगा, तो उसको समझा दिया जाता है कि आपको दर्द नहीं होगा, थोड़ा सा फ्लूइड निकालना है, जैसे वो फ्लूइड निकाल लेंगे नीडल हटा देंगे और आपको उसके बाद पता भी नहीं चलेगा कि फ्लूइड निकाला है या नहीं निकाला है। दूसरी चीज, जब ये पेशेंट को आपको लंबर पंक्चर के लिए आपने लिटाया है तो सैंपल निकालते वक्त एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जो पेशेंट की आपको चाहिए होती है। बेसिकली पेशेंट अगर सीधा है तो उसका स्पाइनल कॉर्ड सीधा है, तो लंबर वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस है वो कम है, तो आपको पेशेंट को ऐसा मोड़ना है। तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आप एक तरफ करवट ले लें। सबसे पहले आप पेशेंट को लिटरल पोजिशन में ले आए, फिर उसके बाद पेशेंट की चिन उसके चेस्ट की तरफ ऐसी ये मोड़ ले और पूरी अपनी कमर भी मोड़ ले, और जो उसके घुटने हैं घुटने अपने पेट से चिपका ले, घुटने मोड़ के पेट से चिपका ले। तो पेशेंट ऐसी पोजीशन में आ गया कि अब जो ये लंबर L3 और L4 के बीच का स्पेस है ये थोड़ा बढ़ गया, ताकि अब नीडल आराम से जा पाए। तो लेटरल चाहिए, चिन लगा लेगा चेस्ट पे और नीज लगा लेगा ये एब्डोमेन पे। ये इस पोजीशन में आप L3 और L4 को अब पैल्पेट कर पाएंगे इन वर्टिब्रा को, और इसके बीच में से नीडल इजीली डाल पाएंगे। ये तो हो गई बेसिकली पोजीशन। पोजीशन के बाद आपको स्ट्रिक्ट एसेप्सिस मेंटेन करनी है, यानी कि सारे स्टेराइल ग्लव्स यूज करेंगे, सारी स्टेराइल नीडल यूज करेंगे, वो भी डिस्पोजेबल नीडल, रीयूज नहीं कर सकते ऑब्वियसली। उसके अलावा जब पेशेंट को जिस साइड से इंसर्ट करी जानी है नीडल, उसको प्रॉपरली पहले स्टेरिलियम यानी कि स्पिरिट से साफ किया जाएगा, उसके बाद बीटाडीन से उसको स्क्रब करा जाएगा, और ये स्क्रब भी स्टेराइल गॉज से किया जाता है। अच्छा, के अलावा जब प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद पेशेंट की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग करनी है फॉर डिजीनेस, और जो साइट है जिस पर्टिकुलर जगह से हमने ये निकाला है CSF, वहां पे देखना है कि ऐसा तो नहीं ब्लीडिंग हो रही है या फिर CSF लीक कर रहा है, तो ब्लीडिंग एट साइट या फिर लीकेज। इस सब के अलावा पेशेंट को आइडियली हमें फ्लैट सरफेस पे लिटा देना चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल बेड होता है उस पर पेशेंट फ्लैट लेट सकता है, उसको स्पेसिफिक कोई पोजीशन बार बार करवट या वापस उस पोजीशन में आने की जरूरत नहीं है। अब जब भी CSF निकाला जाता है मोस्टली 2 या 3 अलग अलग सैंपल बॉटल्स में निकाला जाना चाहिए। एक को हम भेजेंगे बायोकेमिस्ट्री के लिए, दूसरे को भेज देते हैं कल्चर के लिए, या फिर 2 चले जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए, एक चला जाता है कल्चर के लिए। तो मिनिमम ऐसा बोलते हैं कि 2 निकालने चाहिए, और उसके ऊपर लेबलिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। लेबलिंग यानी कि पेशेंट का नाम और ये CSF है ये लिखा होना चाहिए। अगर मान लीजिए डिले हो रहा है, डिले हो रहा है का मतलब अगर 2 घंटे तक 0 to 2 आवर्स तक ये जो सैंपल है ये नहीं जा पा रहा है लैब में, और लैब में भी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो इस पर्टिकुलर सैंपल को हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। इस सैंपल को उठा के फ्रिज के अंदर नहीं रख सकते। इसलिए नहीं रख सकते कि अगर आपको इसमें कल्चर कराना है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है इस पर्टिकुलर CSF के अंदर ये देखना है, क्योंकि मेनिंजाइटिस में, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रूम टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया, पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, और जैसे ही आपने उसको रेफ्रिजरेट कर दिया वो मर जाएगा। तो अगर डिले हो रहा है और इमीडिएटली लैब में जाके वो टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखिए। हाँ, लेकिन अगर 2 to 24 आवर्स का डिले है तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में आप रख सकते हैं उस सिचुएशन में भी अगर आपको बैक्टीरियल कल्चर से या बैक्टीरिया कौन सा उससे मतलब ही नहीं है, खाली सेल काउंट देखना है और बाकी चीजें देखनी है, तो फ्रिज में आप रख सकते हैं अगर आपको बैक्टीरिया से मतलब नहीं है। और अगर बैक्टीरिया से मतलब है तो ये रूम टेम्परेचर में रहना चाहिए। आइडियली एक्यूरेट रिपोर्ट के लिए ये सैंपल इतना डिले नहीं कर सकते, 2 घंटे के अंदर अंदर ये लैब में पहुंच जाना चाहिए, और लैब को भी इसको विद इन 2 आवर्स प्रोसेस करके रिपोर्ट रिलीज कर देनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा डिले करते हैं तो रिपोर्ट में इनएक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप ये भी समझ लीजिए, ये मिनिमम 2 अलग अलग बॉटल्स में क्यों कलेक्ट करने की बात करी है, वो इसलिए करी है क्योंकि हमें जो सैंपल अब ये आगे भेजना है लैब में, तो लैब में एक हम भेजेंगे
नॉर्मल सेल काउंट के लिए या बाकी सारे टेस्ट के लिए, और जो सेकंड सैंपल है ये हम भेजेंगे कल्चर के लिए या फिर बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमने बॉटल ली है, सेकंड बॉटल जैसे हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ली, इसको हम कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे। तो फॉर कल्चर सेंसिटिविटी ये कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं नेवर रेफ्रिजरेट। अगर आपको बैक्टीरिया या फिर कल्चर सेंसिटिविटी देखनी है तो कोई भी बैक्टीरिया आप -2 to 8 डिग्री पे ले जाएंगे, माइनस भी नहीं, 2 to 8 डिग्री नॉर्मल रेफ्रिजरेटर पे आप रख देंगे, 2 to 8 डिग्री पे। तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा और इस बैक्टीरिया की यहीं पे डेथ हो जाएगी फ्रिज में, और फिर वो कल्चर में ग्रो कर नहीं पाएगा। तो आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन करने का जो पर्पज है वो डिफीट हो जाता है।